हाँ, आज हम 12th NCERT चैप्टर नंबर 7 एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर इसको प्रारंभ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एल्कोहल और फिनॉल। एल्कोहल और फिनॉल दोनों में ओल की आवाज आ रही है, जो कि OH समूह का सफिक्स यानी अनुलग्न होता है। इसका मतलब ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें सिंगल बॉन्ड OH समूह उपस्थित होता है वो एल्कोहल या फिनॉल कहलाते हैं। अब एल्कोहलों में क्या है, ये सिंगल बॉन्ड OH एक sp3 संकृत कार्बन परमाणु से सिग्मा बंध के द्वारा जुड़ा होता है, और वो sp3 संकृत कार्बन परमाणु किसी एल्किल समूह का हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल, कोई भी एल्किल समूह। अब ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो सिग्मा बंध है वो कार्बन के sp3 संकृत कक्षक और ऑक्सीजन के sp3 संकृत कक्षक के मध्य अतिव्यापन के द्वारा बनता है। जबकि फिनॉल में जो सिंगल बॉन्ड OH समूह है वो एरोमेटिक वलय यानी बेंजीन के किसी sp2 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है। ये प्रत्येक कोने पर एरोमेटिक रिंग में एक कार्बन होता है और हर कार्बन sp2 संकृत अवस्था में होता है। तो इसका मतलब एल्कोहल एक एलिफेटिक यौगिक है और फिनॉल एक एरोमेटिक यौगिक है। एल्कोहलों में ऑक्सीजन या हाइड्रोक्सिल समूह sp3 संकृत कार्बन परमाणु के साथ सिग्मा बंध से जुड़ा होता है। फिनॉलों में जो OH समूह होता है वो एरोमेटिक वलय के sp2 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। अब इसमें अपन एल्कोहलों में और फिनॉल में और साथ में अगर ईथर की भी तुलना करें तो इनके कुछ क्रियात्मक समूह की बात करेंगे। जैसे मेथेनॉल है CH3OH, इसमें C सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H आबंध 109 डिग्री 108 डिग्री और 9 मिनट के लगभग होता है, और कार्बन ऑक्सीजन आबंध की लंबाई 142 पिकोमीटर, जबकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन आबंध की लंबाई 96 पिकोमीटर होती है। फिनॉल की अगर अपन बात करें तो फिनॉल में भी C सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H आबंध होता है जो लगभग 109 डिग्री का होता है, और इसमें कार्बन ऑक्सीजन आबंध लंबाई 136 पिकोमीटर की होती है। ईथर में अगर अपन मेथोक्सीमेथेन यानी कि डाईमेथिल ईथर की बात करें तो यहाँ भी कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन के मध्य बंध है, वो 111.7 डिग्री का होता है, और कार्बन ऑक्सीजन आबंध की लंबाई 141 पिकोमीटर की होती है। अब यहाँ कार्बन ऑक्सीजन आबंध की लंबाई एल्कोहल और ईथर में लगभग इक्वल नजर आ रही है कि एल्कोहल में जहां 142 पिकोमीटर है तो ईथर में वहीं वो 141 पिकोमीटर है। लेकिन फिनॉल में ये कार्बन ऑक्सीजन आबंध लंबाई 136 पिकोमीटर है, जो कि एल्कोहल और ईथर दोनों से कम है। तो एक तो यहां पर क्वेश्चन बनता है कि फिनॉल में C सिंगल बॉन्ड O बंध की लंबाई कम क्यों हो गई। दूसरा, एल्कोहल के अंदर ऑक्सीजन sp3 संकृत अवस्था में है, और sp3 संकृत अवस्था में जो आकृति होती है वो टेट्राहेड्रल यानी चतुष्फलकीय होती है, और चतुष्फलकीय कोण होता है 109 डिग्री 28 मिनट का। उसकी अपेक्षा एल्कोहल में ये आबंध कोण अपन को कम नजर आ रहा है। फिनॉल में ऑक्सीजन परमाणु sp2 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, और ईथर में ऑक्सीजन परमाणु sp3 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। तो ईथर में भी 109 डिग्री 28 कला का ही
बंद होना चाहिए, लेकिन ये 111.7 डिग्री का होता है। यानी कि एल्कोहल में जो C सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H आबंध कोण है वो चतुष्फलकीय कोण की अपेक्षा कम है, जबकि ईथरों में चतुष्फलकीय कोण की अपेक्षा अधिक है, जबकि दोनों में ही sp3 संकृत अवस्था है। तो इसके बारे में भी अपन को डिस्कस करना है। तो पहले प्रथम बात करते हैं फिनॉल की आबंध लंबाई की। तो फिनॉल में जो C सिंगल बॉन्ड O आबंध की लंबाई है वो एल्कोहल के C सिंगल बॉन्ड O आबंध और ईथर के C सिंगल बॉन्ड O आबंध की तुलना में कम क्यों है? तो इसका कारण यह है कि फिनॉल एक एरोमेटिक यौगिक होता है और एरोमेटिक यौगिक रेजोनेंस यानी कि अनुनाद प्रदर्शित करते हैं। अब अनुनाद क्या है? अनुनाद क्या है कि ये कोई भी अणु अगर किसी एक निश्चित संरचना में नहीं है बल्कि वो समय के साथ अपनी संरचनाएं बदल रहा है, कुछ निश्चित संरचनाएं बदलकर वापस उन्हीं संरचनाओं को वापस रिपीट कर रहा है, यानी कि किसी अणु की एक से अधिक प्रकार की संरचनाएं हैं, तो उन सभी संरचनाओं को हम अनुनादी संरचनाएं बोलते हैं। और ऐसी स्थिति में उस अणु की वास्तविक संरचना क्या होगी? उन सभी संरचनाओं का एक मिला जुला रूप बनाया जाएगा जो कि अनुनाद संकर कहलाता है। अब अनुनाद क्या है? अनुनाद में इसके लिए हम एक बेंजीन वलय की बात करते हैं कि खासकर एरोमेटिक यौगिकों में अनुनाद होता है। कुछ एलिफेटिक यौगिक जिनमें कि पाईबंध यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होते हैं समान परमाणुओं के मध्य, वो भी अनुनाद प्रदर्शित करते हैं। उनकी चर्चा अपन करेंगे फिर कभी। अभी अपन एरोमेटिक यौगिक, क्योंकि फिनॉल की बात अपन को इस चैप्टर में करनी है, और भी लेसन्स अपन हेलोएरिन पढ़ेंगे, एनिलीन पढ़ेंगे, नाइट्रोबेंजीन पढ़ेंगे और भी एरोमेटिक यौगिक पढ़ेंगे, सब में अनुनाद होता है। तो अनुनाद क्या है? तो अनुनाद के लिए अब थोड़ा सा अपन को क्या है अपनी भाषा में समझना पड़ेगा कि इस प्रकार से ये बेंजीन की रिंग है। इस बेंजीन रिंग पर 6 कोने हैं, प्रत्येक कोने पर एक कार्बन होता है और प्रत्येक कार्बन से एक हाइड्रोजन सिग्मा बंध के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। अब 6 कोने का मतलब आप इसको बेंजीन रिंग को एक मकान मान लीजिए और इसमें 6 कमरे हैं और ये अपने कमरों को किराए से दे सकता है। जैसे फिनॉल में इसने एक कमरा दिया हुआ है हाइड्रोक्सिल समूह के लिए और हाइड्रोक्सिल समूह की ऑक्सीजन इस एरोमेटिक वलय से जुड़ी हुई है। तो इस रिंग की एक तरीके से शर्त यह होती है कि जो भी इससे फर्स्ट किराएदार, पहला किराएदार इस रिंग से अटैच होता है वो अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन इस युग्म इस रिंग को एक तरीके से उधार देता है और ये रिंग उसको लगभग 3 दिन तक रखती है और चौथे दिन वापस लौटा देती है, लेकिन वापस अगले ही दिन वापस फिर 3 दिन के लिए लेती है और चौथे दिन तक वापस लौटा देती है। तो इस प्रकार रिंग की शर्त यही है कि पहले किराएदार को अपना एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म इस एरोमेटिक वलय को देना ही पड़ता है। कुछ समूह ऐसे भी होते हैं वो एरोमेटिक वलय को इलेक्ट्रॉन देने के बजाय एरोमेटिक वलय से के पाई इलेक्ट्रॉनों से उल्टे इलेक्ट्रॉन आकर्षित कर लेते हैं, उनकी भी चर्चा यहाँ करेंगे। लेकिन फिनॉल में OH समूह एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉल समूह है, यानी कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है। अब जब ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर इस रिंग को देगी तो ये एक पाईबंध ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक हो जाएगा तो इस बंध के इलेक्ट्रॉन इस कोने पर आ जाएंगे, तो यहाँ माइनस चार्ज आ जाएगा और यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा। तो इस जगह पर जब नेक्स्ट स्ट्रक्चर चलेगी तो ये एक बंध ब्रेक हो चुका है और इसका नेगेटिव चार्ज यहाँ आया है, यहाँ पॉजिटिव आना चाहिए, लेकिन इस ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दे दिया इसलिए वो पॉजिटिव चार्ज नहीं आया और वो फाइनली पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पर आ गया और ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर इसको दिया है, तो एक पाईबंध का निर्माण यहाँ पर और हो गया। इसके बाद ये ऋण आवेश यानी कि लोन पेयर आगे बढ़ेगा और ये वाला बंध ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद इस बंध के नेगेटिव चार्ज यहां आ जाएगा, ये बंध ब्रेक हो चुका है और ये नेक्स्ट
स्ट्रक्चर इस प्रकार से आ चुकी है, क्योंकि यहाँ का लोन पेयर यहां से यहां दान किया तो यहाँ पायबंद बन गया और यह बंद ब्रेक हो गया, तो और ऋणावेश यहाँ आ गया। फिर ये लोन पेयर आगे बढ़ेगा तो ये बंद ब्रेक हो जाएगा, तो ये कोना इस कोने तक इलेक्ट्रॉन का युग्म सरकाएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये बंद गायब हो जाएगा और ये ऋणावेश इस कॉर्नर पर आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में ये वाला संरचना अपन लिख सकते हैं। और फाइनली ये लोन पेयर आगे बढ़ेगा तो ये बंद ब्रेक हो जाएगा, तो यहां पायबंद बन जाएगा और लगभग पहली वाली संरचना अपने पास वापस आ चुकी है। ये केवल ये फर्क पड़ा है कि जहां डबल बॉन्ड थे वहां एकल बंद हो गए और जहां एकल बंद थे वहां डबल बॉन्ड हो गया। अब ये वापस लोन पेयर वापस फिर से देगा, फिर से रिपीटेशन होगा और फिर से ये संरचनाएं बदलती रहेगी। तो फिनॉल, जब यूं मान लो किसी बोतल में फिनॉल रखा हुआ है, तो फिनॉल किसी भी यौगिक में असंख्य अणु होते हैं, तो उस बोतल में फिनॉल के असंख्य अणु हैं और वो सभी अणु इस प्रकार से समय समय पर अपनी संरचनाएं बदल रहे हैं क्रमागत रूप से, और उन्हीं संरचनाओं का एक रिपीटेशन ले रहे हैं। तो फिनॉल इस कभी कोई अणु इस संरचना में मिल सकता है, थोड़ी देर बाद वही अणु इस रूप में आ सकता है, फिर वही अणु इस रूप में आ सकता है। तो ये सब फिनॉल की ही संरचनाएं हैं। तो हम इन सब का मिला जुला रूप जो बनाएंगे, जिसको कि अपन अनुनाद संकर कहते हैं, तो उसका मतलब है कि इस जगह पर भी थोड़ी देर के लिए ऋणावेश आया है, आंशिक ऋणावेश, इस जगह पर भी थोड़ी देर के लिए ऋणावेश आया है और इस जगह पर भी थोड़ी देर के लिए ऋणावेश आया है, और यहाँ पायबंद इस रिंग में किसी एक जगह पर स्थिर नहीं होकर लगातार घूम रहे हैं, और ये O और H के बीच भी बंद कभी डबल हो रहा है और कभी सिंगल हो रहा है। तो ये फिनॉल की वास्तविक संरचना जो अनुनाद संकर के द्वारा अपन दर्शाएंगे। इस प्रकार से एरोमेटिक यौगिकों में ये अनुनाद चलता है। अब ये ऋणावेश इस जगह पर आया है, तो मेन OH समूह को नंबर 1 पे माने तो ये नंबर 2 स्ट्रक्चर हुआ। फिर इस जगह पर आया है ये 4 हुआ, फिर इस जगह पे आया है तो ये इधर से करीब होने की वजह से वापस 2 नंबर पर हुआ। तो ये 2 नंबर वाली स्थितियों को अपन ऑर्थो और 4 नंबर वाली स्थिति को अपन पैरा कहते हैं, और ये जो 3 नंबर वाली स्थिति है वो मेटा संरचना कहलाती है। आप देखो कि फिनॉल की किसी भी अनुनादी संरचना में मेटा स्थिति पर कोई ऋणावेश नहीं आया है। बेंजीन वलय की या खासकर एरोमेटिक यौगिकों की जो मुख्य अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं होती है वो इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती है, क्योंकि वैसे तो पाईबंद पर योगात्मक अभिक्रियाएं होती है, लेकिन यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन अनुनाद की वजह से स्टेबल है, इसलिए एरोमेटिक यौगिक योगात्मक अभिक्रियाएं बाई चांस ही देते हैं या विशिष्ट कंडीशन में ही दे पाते हैं। ये प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं, क्योंकि किसी भी कोने पर कोई भी समूह आकर जुड़ेगा तो वहां से C सिंगल बॉन्ड H बंद ब्रेक हो जाएगा, तो वहां H प्लस हटेगा। H प्लस एक इलेक्ट्रॉन से नहीं है, तो उसकी जगह पर कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन से नहीं आ सकता है। तो एरोमेटिक वलय पर जो भी समूह आकर जुड़ेगा वो एक इलेक्ट्रॉन से नहीं, यानी कि धन आवेशित समूह होना चाहिए। इस धनायन के अलावा कोई और दूसरा, यानी कोई कार्बेनायन या कोई नाभिक से नहीं या कोई मुक्त मूलक वलय पर नहीं जुड़ता, क्योंकि H प्लस हटता है तो बदले में कोई ना कोई दूसरा प्लस ही आकर जुड़ेगा, यानी इलेक्ट्रॉन से नहीं का प्रतिस्थापन एक दूसरे इलेक्ट्रॉन से नहीं द्वारा संभव है। इसीलिए एरोमेटिक यौगिकों की मुख्य अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती है। अब इलेक्ट्रॉन से नहीं, यानी जिसके ऊपर धन आवेश है या जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, वो वहां पर जुड़ सकता है या आक्रमण कर सकता है जहां पर ऋणावेश हो। तो फिनॉल में हम देखेंगे कि या तो ऑर्थो स्थिति पर ऋणावेश है या पैरा स्थिति पर ऋणावेश है, तो आने वाला इलेक्ट्रॉन से नहीं या तो ऑर्थो पर आकर आक्रमण करेगा यानी जुड़ेगा, या पैरा पर आकर आक्रमण करेगा और यानी जुड़ेगा। यानी कि फिनॉल का OH समूह एक ऑर्थो और पैरा देशिक है, और चूंकि ये अपना यहाँ पर ऑक्सीजन अपना लोन पेयर बेंजीन वलय के पाई इलेक्ट्रॉनों के लिए सयुग्मन में प्रदान कर रही है, इसलिए ये एक सक्रियणकारी यानी एक्टिवेटेड ग्रुप कहलाता है। और सक्रियणकारी समूह हमेशा ऑर्थो और पैरा देशिक होता है, यानी आने वाले दूसरे इलेक्ट्रॉन से नहीं को या तो ऑर्थो पर जाना होता है
या पैरा पर जाना होता है। जब कभी यहाँ रिंग पर OH की जगह पर कोई ऐसा समूह हो जो इलेक्ट्रॉन अपनयक यानी इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने वाला समूह, जैसे नाइट्रो समूह है NO2, सल्फोनिक एसिड है SO3H, एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिल समूह है, इनमें क्या है कि ऑक्सीजन उच्च विद्युत ऋणी तत्व होता है जो एरोमेटिक वलय के पाई इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन युग्म को आकर्षित कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन देने पड़ते हैं रिंग को। तो जहां ऑर्थो और पैरा पर ऋणावेश आया है वहां पर धन आवेश आ जाता है, और आने वाला जो नया इलेक्ट्रॉन से नहीं है वो खुद भी धन आवेशित होने की वजह से धन आवेश द्वारा प्रतिकर्षित होता है, यानी ऑर्थो और पैरा पर तो वो जुड़ेगा ही नहीं। और अगर मेटा पर जोड़ना चाहे तो मेटा पर भी ऋणावेश नहीं होता, इसलिए आसानी से तो मेटा पर भी नहीं जुड़ेगा। लेकिन विशिष्ट परिस्थितियों में या उच्च अभिक्रिया परिस्थितियां पैदा करके हम नए इलेक्ट्रॉन से नहीं को उस कंडीशन में जोड़ना चाहें तो वो मजबूरी में मुश्किल मेटा स्थिति पर जाकर जुड़ेगा। तो ऐसे समूहों की वजह से जो रिंग से इलेक्ट्रॉन आकर्षित कर लेते हैं बेंजीन वलय से, वो रिंग की क्रियाशीलता को घटा देते हैं। ऐसे समूह निष्क्रियणकारी समूह कहलाते हैं, और निष्क्रियणकारी समूह मेटादेशिक होते हैं। खैर उनकी चर्चा जब अपन के सामने कोई निष्क्रियणकारी समूह या उसकी कोई इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया अपन पढ़ेंगे तब करेंगे। फिनॉल की चर्चा अभी अपन कर रहे हैं, और फिनॉल में OH समूह अपना लोन पेयर रिंग को दे रहा है, रिंग से उल्टा आकर्षित नहीं कर रहा है, इसलिए OH समूह एक काफी सक्रियणकारी समूह है। तो ये ऑर्थो और पैरा पर ऋणावेश ला रहा है, इसका मतलब आने वाला इलेक्ट्रॉन से नहीं आराम से ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर आक्रमण कर सकता है। तो अब आप देख सकते हो फिनॉल का कोई भी अणु एक निश्चित संरचना में नहीं होता, या यूं मान लीजिए कि कोई भी अणु बार बार अपनी पोजीशन या स्ट्रक्चर बदल रहा है, कभी ऑर्थो पर ऋणावेश है, कभी पैरा पर है, तो इस प्रकार से एक तरीके से ब्रेक डांस टाइप कर रहा है। तो अनुनाद की वजह से ये काफी स्थायी यौगिक है। जहां जिन यौगिकों में अनुनाद होता है वो स्थायी होते हैं, और स्थायित्व की वजह से कम क्रियाशील होते हैं। अब यहां पर अपन देखेंगे कि अनुनाद की वजह से इस कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य आंशिक रूप से द्विबंध के लक्षण आ गए। आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि परमानेंट द्विबंध नहीं बना, ये कभी न कभी वापस एकल बंध भी हो रहा है और कभी कभी डबल बॉन्ड भी हो रहा है। तो आंशिक रूप से द्विबंध के लक्षण आ गए। तो अगर अपन दो वस्तुओं को दो रस्सियों से जकड़े तो वो दोनों वस्तुएं ज्यादा क्लोज आ जाती है एक रस्सी की अपेक्षा। तो यहाँ एकल बंध की जगह द्विबंध है, तो द्विबंध थोड़ा परमाणुओं को ज्यादा करीब ले आता है एकल बंध की अपेक्षा, इसलिए बंध की लंबाई घट जाती है। तो एक कारण तो फिनॉल में कार्बन ऑक्सीजन के मध्य जो बंध है जिसमें कि आंशिक रूप से द्विबंध के लक्षण आए हैं, वो कारण है अनुनाद। दूसरा, यहाँ पर जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ कार्बन परमाणु है वो sp2 संकृत अवस्था में होता है, और जब परमाणु की संकृत अवस्था बदलती है तो उसकी विद्युत ऋणता में भी प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर कोई कार्बन sp3 संकृत अवस्था में है तो यहाँ 1 S और 3 P, यानी कि 25% S लक्षण है और 75% P लक्षण है। अगर कोई कार्बन sp2 संकृत अवस्था में है यानी 1 S 33.33% और 66.67%, तो यहाँ पर S लक्षण 33.33% हो जाते हैं और P लक्षण 66.67% हो जाते हैं। और अगर कार्बन sp संकृत अवस्था में है तो 1 S और 1 P यानी 50% S लक्षण और 50% P लक्षण। तो किसी तत्व की संकृत अवस्था में S लक्षणों की प्रतिशतता में वृद्धि होने के साथ विद्युत ऋणता में वृद्धि होती है। तो एल्कोहल में ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ कार्बन परमाणु sp3 संकृत अवस्था में होता है जिसमें S लक्षण केवल 25% होते हैं। फिनोलों में ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ कार्बन परमाणु sp2 संकृत अवस्था में होता है जहां S लक्षण 33.33% है, यानी कि S लक्षणों की प्रतिशतता बढ़ गई। तो फिनॉल में ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ कार्बन एल्कोहलों में ऑक्सीजन से जुड़े हुए कार्बन की तुलना में अधिक विद्युत ऋणी हो गया, और अधिक विद्युत ऋणी तत्व बंध के इलेक्ट्रॉनों को अधिक मजबूती से जकड़े रहते हैं, इसीलिए भी बंध लंबाई कम हो जाती है।
तो फिनोलों में सी सिंगल बॉन्ड ओ बंध लंबाई कम होने के दो कारण हो गए। एक तो फिनोल में ऑक्सीजन का जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है ये अनुनाद के कारण बेंजीन वाले के पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ संयुग्मन में होते हैं, जिसके कारण कार्बन ऑक्सीजन आबंध में आंशिक रूप से द्विबंध के लक्षण आ जाते हैं और बंध लंबाई घट जाती है। दूसरा, फिनोल में ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ कार्बन परमाणु sp2 संकृत अवस्था में होने के कारण एल्कोहलों में ऑक्सीजन से जुड़े कार्बन परमाणु की तुलना में अधिक विद्युत ऋणी होता है, और अधिक विद्युत ऋणी है तो ये सी सिंगल बॉन्ड ओ आबंध के इलेक्ट्रॉनों को अधिक दृढ़ता से पकड़ सकता है। उसकी वजह से परमाणु ज्यादा पास आ जाएंगे और बंध लंबाई कम हो जाएगी। एल्कोहलों में जो बंध कोण है 108.9 डिग्री, चतुष्फलकीय बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट से कम है। इसका कारण यह है कि ऑक्सीजन पर दो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं, और जब केंद्रीय परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं तो यहाँ एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के मध्य प्रतिकर्षण बढ़ेगा, और ये एकाकी इलेक्ट्रॉन इसको और ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म इसको प्रतिकर्षित करेगा। तो उसकी वजह से ये वाला एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म इस बंध को धक्का मारेगा और ये वाला इस बंध को धक्का मारेगा, तो ये कार्बन और हाइड्रोजन वाले बंध थोड़े पास में आ जाएंगे, इसीलिए बंध कोण थोड़ा कम हो जाता है। तो एल्कोहलों में बंध कोण चतुष्फलकीय कोण से कम होने का कारण है ऑक्सीजन पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के मध्य उच्च प्रतिकर्षण का होना, क्योंकि एकाकी युग्म में प्रतिकर्षण सबसे ज्यादा होता है, उससे कम एकाकी युग्म बंधी युग्म में होता है, और सबसे कम बंधी युग्म बंधी युग्म में होता है। तो एल्कोहलों में इस वजह से आबंध कोण जो sp3 संकरण में नियमित बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट होता है उससे कम हो जाता है ऑक्सीजन पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों के कारण। अब अपन ईथर की बात करें, ईथर में भी sp3 संकरण है ऑक्सीजन का कार्बन का, तो यहां बंध कोण 109 डिग्री 28 कला क्यों नहीं है, जबकि यहां भी ऑक्सीजन पर दो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। यहां ऑक्सीजन के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन युग्म हो गए, दो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म और दो कार्बन के साथ बंध बने हुए हैं, और इन बंधों के बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म भी ऑक्सीजन के ही करीब होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता कार्बन से अधिक होती है। तो दो बंधी युग्म और दो एकाकी युग्म, कुल मिलाकर 4 इलेक्ट्रॉन युग्म ऑक्सीजन को चतुष्फलकीय रूप से घेरे होंगे। संकरण sp3 होता है तो ज्यामिति स्वाभाविक है चतुष्फलकीय होगी, लेकिन बंध कोण चतुष्फलकीय कोण से अधिक है, क्योंकि ऑक्सीजन के इधर भी एक बल्कि समूह यानी बड़े आकार का एल्किल समूह है, और इधर भी एक बड़े आकार का एल्किल समूह है। डाइमेथिल ईथर में ये मेथिल है, अन्य ईथर में मेथिल से भी बड़ा हो सकता है, और एल्किल समूह का आकार जितना बड़ा होगा इनमें प्रतिकर्षण उतना ही ज्यादा होगा, और एल्किल समूह में प्रतिकर्षण होने की वजह से कार्बन कार्बन थोड़े दूर चले जाएंगे। इस वजह से यहाँ पर आबंध कोण चतुष्फलकीय कोण से थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो इस प्रकार से एल्कोहल, फिनॉल और ईथर के जो क्रियात्मक समूहों की संरचना है उसके आधार पर कुछ क्वेश्चंस इनमें बनते हैं। जैसे एल्कोहल में आबंध कोण चतुष्फलकीय कोण से कम क्यों होता है, तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन पर उपस्थित दो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों के मध्य प्रतिकर्षण के कारण एल्कोहलों में सी सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच आबंध चतुष्फलकीय बंध कोण यानी 109 डिग्री 28 मिनट से कम हो जाता है। एक क्वेश्चन है, फिनोलों में सी सिंगल बॉन्ड ओ आबंध लंबाई एल्कोहलों में सी सिंगल बॉन्ड ओ आबंध लंबाई या ईथरों में सी सिंगल बॉन्ड ओ आबंध लंबाई की अपेक्षा कम क्यों होती है। तो इसके अभी अभी अपन ने दो रीजन के ऊपर चर्चा की थी कि एक तो ऑक्सीजन पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन वाले के पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ अनुनाद के कारण संयुग्मन में होते हैं, जिसकी वजह से कार्बन ऑक्सीजन में आंशिक रूप से द्विबंध के लक्षण आ जाते हैं और बंध की लंबाई द्विबंध की वजह से कम हो जाती है। दूसरा, फिनॉल में ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ कार्बन परमाणु sp2 संकृत अवस्था में होता है, इसीलिए ये एल्कोहलों में ऑक्सीजन से जुड़े कार्बन परमाणु जो sp3 संकृत अवस्था में होता है उसकी तुलना में अधिक विद्युत ऋणी हो जाएगा, और अधिक विद्युत ऋणी परमाणु बंध के इलेक्ट्रॉन युग्मों को अधिक मजबूती से जकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से कार्बन ऑक्सीजन थोड़े क्लोज आ जाते हैं, पास आ जाते हैं और बंध की लंबाई घट जाती है।
और अगला क्वेश्चन यहां बनता है कि ईथरों में सी सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड सी आबंध कोण चतुष्फलकीय कोण यानी 109 डिग्री 28 मिनट से अधिक क्यों होता है, जबकि यहां भी संकरण sp3 है। तो उसका रीजन है कि दो बड़े आकार के एल्किल समूहों से जुड़ी हुई होती है ईथरों में ऑक्सीजन, और दो बड़े आकार के एल्किल समूहों के मध्य प्रतिकर्षण होता है, और इस प्रतिकर्षण के कारण ही सी सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड सी आबंध कोण चतुष्फलकीय कोण से अधिक हो जाता है। तो ये तीनों क्रियात्मक समूहों के अपन ने संरचना के बारे में चर्चा की है। अब अपन पहले इस चैप्टर में एल्कोहल और फिनॉल के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद में ईथर के बारे में चर्चा करेंगे। तो एल्कोहल और फिनॉल में सबसे पहले एल्कोहल और फिनॉल के बनाने की विधियां, यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनसे एल्कोहल और फिनॉल का निर्माण हो सकता है, उनके बारे में अपन सबसे पहले चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन बनाते हैं एल्कोहलों को। अब एल्कोहलों को बनाने के लिए अपन एल्कीनों का भी सहारा ले सकते हैं। तो एल्कीनों से, अब एल्कीनों से अपन यहां दो प्रकार से एल्कोहल बनाएंगे। वैसे एल्कीनों से और भी ज्यादा प्रकार से बनाए जा सकते हैं, लेकिन अपने एनसीईआरटी 12 सिलेबस के अनुसार हम एल्कीनों से दो प्रकार से एल्कोहल बनाएंगे। एक तो एल्कीनों पर जल योजन द्वारा, एल्कीनों पर जल का योग कराएंगे तो एल्कोहल बन जाएंगे, और एक दूसरा एल्कीनों का पहले हाइड्रोबोरीकरण कराएंगे और बाद में जो योगोत्पाद बनेगा उसका हम ऑक्सीकरण कराएंगे तो एल्कोहल बन जाएगा। तो पहले प्रथम अपन बात करेंगे एल्कीनों के जल योजन से। तो एल्कीनों पर हम जल का योग कराएंगे। तो ये कोई भी एल्कीन हो सकती है, RCH डबल बॉन्ड CH2, इसको हम असम्मित एल्कीन कहेंगे। असम्मित इसलिए कि डबल बॉन्ड पर जुड़ से बंधे हुए दोनों कार्बन परमाणुओं पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या भिन्न भिन्न है। अब जब इस पर अपन जल का योग कराएंगे तो जल जब तक H+ और OH- में आयनित नहीं होगा तब तक वो आगे अलग अलग स्थानों पर जाकर जुड़ नहीं पाएगा। तो जल को विच्छेदित करने के लिए अपन किसी अम्ल का या क्षार का सहारा लेते हैं, या कोई तनु खनिज अम्ल अपन डाल देंगे। तो ये एल्कीनों पर जल का योग होगा मार्कोनिकॉफ नियम से। मार्कोनिकॉफ नियम यानी कि जो भी अणु आपका योग कर रहा है या अटैक कर रहा है, उसका ऋण आवेशित भाग द्विबंध से बंधे उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। यानी इस CH पर H कम है तो यहां OH जुड़ेगा, इस CH पर H ज्यादा है तो यहां जल का H+ जुड़ेगा और डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। तो RCH CH पर जुड़ेगा OH और CH2 पर H जुड़ेगा तो 3। तो ये योग हुआ मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार। ये इसलिए होता है क्योंकि ये RCH डबल बॉन्ड, इसका विषमांश विखंडन हो रहा है, और ये विषमांश विखंडन दो प्रकार से हो सकता है। या तो इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को मिले, इस कार्बन को मिलेगा तो यहां माइनस और यहां प्लस हो जाएगा, और अगर इस कार्बन को मिलता है तो यहां माइनस और यहां प्लस हो जाएगा। तो पहले योग होगा H+ का, इलेक्ट्रॉन से नहीं का। अब अगर ये वाली संरचना बनती है तो H+ इस माइनस पर आकर जुड़ेगा, तो यहां H+ जुड़ेगा तो CH और H CH2 हो जाएगा और प्लस से माइनस क्रॉस हो जाएगा। लेकिन अगर पाईबंद इस प्रकार से टूटता है तो आपका H+ यहां यानी माइनस वाले पे जुड़ेगा, तो यहां 2 के 3 हाइड्रोजन हो जाएगा और प्लस से माइनस क्रॉस हो जाएगा। यहां जो कार्बन के ऊपर धन आवेश आया है वो प्राथमिक कार्बन पर आया है, यहां जो कार्बन के ऊपर धन आवेश आया है वो द्वितीय कार्बन पर आया है। कार्बन के ऊपर जब धन आवेश आता है तो ऐसी स्पीशीज को हम कार्बोकेटाइन कहते हैं। तो इस स्थिति में प्राथमिक कार्बोकेटाइन बनता है, और अगर इस स्थिति की बात करें तो द्वितीय कार्बोकेटाइन बनेगा। द्वितीय कार्बोकेटाइन प्राथमिक कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ धन आवेशित कार्बन का अष्टक पूर्ण नहीं है, तो इसके एक ही साइड में एल्किल ग्रुप है जो अपना इलेक्ट्रॉन युग्म इस कार्बन की ओर बढ़ाकर इसको स्थायित्व प्रदान करने की कोशिश कर रहा है। जबकि यहाँ पर डबल साइड में एल्किल समूह है तो दो साइडों से इसको स्थायित्व प्रदान करने की कोशिश कर रहा है। तो
ये वाला कार्बन ज्यादा स्थायित्व महसूस करेगा। जैसे अभी किसी को कोई दुख है, कोई चोरी वगैरह हो गई, अब उसके एक पड़ोसी आकर उसको समझाता है कि कोई बात नहीं, जैसा भी है हम तेरा मदद करेंगे, तो एक उसके दो पड़ोसी आकर उसको समझाएं तो उसको ज्यादा सांत्वना मिलेगी। तीन पड़ोसी आकर उसको सांत्वना देते हैं तो वो और ज्यादा खुश हो जाएगा या संतुष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर प्राथमिक कार्बोकेटाइन में केवल एक ही पड़ोसी है, द्वितीय कार्बोकेटाइन में दो दो पड़ोसी अपने बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म को धन आवेशित कार्बन की तरफ धकेल कर उसको सांत्वना दे रहे हैं, तो ये थोड़ा ज्यादा स्टेबल रहेगा, स्थायी रहेगा। इसीलिए द्वितीय कार्बोकेटाइन ज्यादा स्थायी है। तो कोई भी स्पीशीज वो करने का प्रयास करती है जिससे उसको ज्यादा स्थायित्व मिले। तो ये पाइबंद इस प्रकार से टूटकर H+ का योग होगा कि द्वितीय कार्बोकेटाइन बने। इसीलिए ये वाला कार्बोकेटाइन बनेगा, तो फिर अगली स्टेज में जब OH- आएगा तो वो सीधा बीच वाले कार्बन पर जुड़ जाएगा। इसलिए ये योग मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार हो रहा है। इस प्रकार हम किसी भी एल्कीन पर किसी तनु खनिज अम्ल की उपस्थिति में जल का योग कराएंगे तो हमको एल्कोहल प्राप्त हो जाएगी। अब इस रिएक्शन की क्रियाविधि भी अपन देखेंगे। तो सबसे पहले H3O+ का इलेक्ट्रॉन स्नेही आक्रमण होगा। ये अब यहां पर ये आपकी एल्कीन है और जो आपका तनु खनिज अम्ल है उसने H+ दिया है, H+ दिया है, और वो H+ यूं मान लीजिए कि जल की ऑक्सीजन ने एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर इस हाइड्रोजन के साथ बंध बनाने में काम में ले रही है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर धन आवेश आ गया। ये एक तरीके से जल इस H+ को या ऑक्सीजन इस H+ को ग्रहण करके एल्कीन तक पहुंचाने का काम करेगी। तो वो H3O+ हाइड्रोनियम आयन जो है वो एल्कीन के पाइबंद पर आक्रमण करेगा, यानी डबल बॉन्ड को तोड़ेगा, और डबल बॉन्ड को तोड़ने पर इस कार्बन पर हाइड्रोजन जोड़कर यहां प्लस आ जाएगा, क्योंकि द्वितीय कार्बोकेटाइन ज्यादा स्थायी होता है। तो इस प्रकार RCH पर आ गया प्लस, और ये डबल बॉन्ड का पाइबंद टूट गया, ये रह गया सिंगल, और CH2 ने इस H+ को दिया तो यहां हो गया CH3, और जल वापस अपनी जगह पे चला गया। तो ये एक कार्बोकेटाइन का निर्माण हो गया। तो जल का इलेक्ट्रॉन से नहीं आक्रमण हुआ, यानी जल आया, एक H+ को अपने कंधे पे बिठाया, एल्कीन का पाइबंद तोड़ा और उसको कार्बोकेटाइन में बदल दिया, और जल का काम खत्म हो गया, वो वापस लौट गया। अब ऐसी स्थिति में ये जो बीच वाला कार्बन है जिसके ऊपर धन आवेश है, इसका अष्टक अपूर्ण है, तो इसके ऊपर वापस जल का आक्रमण होगा, क्योंकि अब इसको वापस 2 इलेक्ट्रॉन यानी 1 इलेक्ट्रॉन युग्म चाहिए। तो अब की बार जल दोबारा आ रहा है, तो पहले जल आया तो उसने H+ एल्कीन को दिया, तो एल्कीन के पाए इलेक्ट्रॉन उसको मिले। तो कुल मिलाकर पहले एल्कीन ने अपने इलेक्ट्रॉन जल के द्वारा लाए गए H+ को दिए, और अब की बार जब जल आ रहा है तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर कार्बोकेटाइन के धन आवेशित कार्बन को देगी। तो दोनों ही बार जल आया है, लेकिन दोनों बार जल ने विपरीत काम किया है। पहले तो वो H+ लाया और उसने एल्कीन से H+ को इलेक्ट्रॉन दिलवाए, यानी एल्कीन ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं। अब की बार जब जल आ रहा है तो जल की ऑक्सीजन खुद उस एल्कीन से बने कार्बोकेटाइन को इलेक्ट्रॉन देगी। तो पहली बार इलेक्ट्रॉन से नहीं आक्रमण था, H+ को जोड़ा गया था। अब की बार जब जल आक्रमण कर रहा है तो एक तरीके से जल की ऑक्सीजन उसको इलेक्ट्रॉन देगी, तो इसको नाभिक स्नेही आक्रमण कहेंगे। तो नाभिक स्नेही आक्रमण से क्या होगा, RCH और CH3, तो यहां ऑक्सीजन जुड़ गई है जल की। तो इसने 2 पेयर थे, 2 लोन पेयर में से एक लोन पेयर इस कार्बन को दान कर दिया, तो इस वजह से ऑक्सीजन के ऊपर धन आवेश आ गया, तो ये ऑक्सोकेटाइन बन गया। अब ऑक्सीजन बहुत अधिक देर तक धन आवेशित नहीं रह सकती, क्योंकि ये उच्च विद्युत ऋणी तत्व है। इससे ज्यादा विद्युत ऋणता केवल फ्लोरीन की होती है। तो ये क्या करेगी, लास्ट स्टेप में
अपने से किसी जुड़े हुए एक हाइड्रोजन के आबंध को ब्रेक कर देगी, यानी इस आबंध के इलेक्ट्रॉन खींच के और H+ को निकाल देगी और अपना अष्टक वापस कंप्लीट कर लेगी। तो कुल मिलाकर V प्रोटोनन होगा RCH CH3 OHH। तो ऑक्सीजन क्या करेगी, अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म इसको वापस चाहिए तो एक हाइड्रोजन के साथ बंध को तोड़ देगी, उस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेगी, तो ऑक्सीजन के ऊपर का धनावेश खत्म हो जाएगा और बदले में H+ मुक्त हो जाएगा। तो RCH और ये ऑक्सीजन के पास वापस 2 लोन पेयर हो गए और यहां से H+ वापस निकल गया। तो एक तरीके से उत्प्रेरक वापस प्राप्त हो गया, क्योंकि प्रारंभ में जो आपका तनु खनिज अम्ल था उसने H+ दिया था और लास्ट में वही H+ बाहर निकल गया। तो उत्प्रेरक का कोई काम नहीं है, केवल इन तीनों पदों की अपन तुलना करें तो एल्कीन पर टोटल जल का ही योग हुआ है और एल्कोहल बन गया है। इस प्रकार तनु खनिज अम्लों की उपस्थिति में हम किसी भी एल्कीन पर जल का योग कराकर एल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। अब यहां अपन पर्टिकुलर एथीन, प्रोपीन, 1-ब्यूटीन, 1-पेंटीन किसी भी एल्कोहल पर जल का योग करा सकते हैं। उसकी क्रियाविधि भी अपन इसी प्रकार से लिख सकते हैं। R की जगह कार्बन बढ़ जाएंगे केवल, बाकी और कोई परिवर्तन अपन को करना नहीं है। तो अपन कल की क्लास में अभी कुछ और एल्कीन को लेकर ऐसे ही उनकी भी क्रियाविधि लिखने का प्रयास करेंगे जो बिल्कुल इसके जैसी है, केवल R की जगह कार्बन की संख्या चेंज हो जाएगी, बाकी क्रियाविधि में कोई अंतर नहीं आएगा। क्योंकि अपन को किसी भी एल्कीन की क्रियाविधि जलयोजन वाली लिखने की आवश्यकता पड़ सकती है, तो अपन को केवल ये क्रियाविधि याद रखनी है, इसी में सभी एल्कीन की क्रियाविधि अपन लिख सकते हैं। तो कल अपन थोड़ा R को बदलकर कभी R की जगह एक हाइड्रोजन लेंगे तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी एथीन हो जाएगी, फिर एक मिथाइल ग्रुप लेंगे तो ये प्रोपीन हो जाएगी। तो असममित एल्कीनों पर योग मार्कोनी काप से होगा। अगर एल्कीन सम्मित है, डबल बॉन्ड से जुड़े हुए दोनों कार्बन पर हाइड्रोजन बराबर है, तब तो कहीं भी H और कहीं भी OH से जुड़ जाएगा, तब मार्कोनी काप नियम की आवश्यकता नहीं होती। असम्मित एल्कीनों पर ही जल के योग के लिए अपन मार्कोनी काप नियम के इस्तेमाल करते। तो एल्कीनों पर जल का योग अपन कल एक बार फिर करवाएंगे और उसके बाद एल्कीन से एक और प्रकार से अपन एल्कोहल बनाएंगे और वो होगा हाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीकरण। यानी पहले हाइड्रोजन और बोरोन का अपन एल्कीन पर योग कराएंगे, उससे जो योगोत्पाद बनेगा उसका अपन क्षारीय माध्यम में हाइड्रोजन परऑक्साइड के द्वारा ऑक्सीकरण कराएंगे तो एल्कोहल बनेंगे। और वो योग अपन को एंटी मार्कोनी काप जैसा नजर आएगा, तो ऐसा लगेगा जैसे वो योग मार्कोनी काप नियम के विपरीत हुआ हो। वो कैसे होगा वो अपने अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। चैप्टर आज से स्टार्ट हो गया है और डेली वीडियो आपके सामने होगा और इस पूरे चैप्टर को एक एक टॉपिक के साथ आपके साथ एक्सप्लेन किया जाएगा। आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। थैंक यू।